ममता अपनी जेठानी की बेटियों से कहती है, आंचल और कृति तुम दोनों ये मिठाई खा लो। इतना सुनते ही आंचल और कृति की माँ दौड़कर आती है और उनके हाथ से वह मिठाई छीन कर पटक देती है। ममता अपनी जेठानी से पूछती है, भाभी आप ये क्या कर रही हैं? बच्चों को मिठाई क्यों खाने नहीं दे रही? यह सुनकर स्मृति जोर जोर से रोने लगती है। ममता कहती है, भाभी बताइए, मैं सच जानना चाहती हूँ। मुझे तो अब समझ आ गया है कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, लेकिन क्या आप खुद बताएंगी आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्मृति अपने बच्चों को मिठाई खाने से रोक रही थी? अर्णव पूछता है, भाभी अब तो बताइए आप क्यों मना कर रही हैं खाने को? स्मृति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोने लगती है। वह कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। स्मृति आखिर ऐसा क्यों कह रही थी और उसने ऐसा क्या किया कि उसे माफ़ी मांगनी पड़ रही? जानने के लिए इस कहानी को ज़रूर पूरा सुनिए और कमेंट में बताएं ना भूलें कि आखिर इसमें गलती किसकी थी। ममता की शादी अर्णव से हो गई थी। अर्णव और ममता में बहुत ही प्रेम था। दोनों एक दूसरे को समझते थे और प्यार करते थे और एक दूसरे का साथ निभाते थे। ममता प्रेग्नेंट होती है तो पूरे घर में खुशी का माहौल बन जाता है और सब बहुत ही खुश होते हैं। उसकी जेठानी विधवा थी क्योंकि अर्णव के बड़े भाई का देहांत बहुत समय पहले हो चुका था। स्मृति भी अर्णव और उसकी माँ के साथ ही रहती थी। उसकी दो बेटियां थीं, आंचल और कृति। ममता आंचल और कृति से बहुत ही प्यार करती थी और वह उन्हें प्यार से अपने पास बिठाते हुए कहती हैं, अब तुम्हारे साथ खेलने के लिए हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आने वाला है जो बड़ा होकर तुम्हारे साथ खेलेगा। आंचल और कृति अपनी प्यारी सी आवाज़ में पूछती है, सच में चाची, क्या हमारे छोटा भाई बहन आएंगे? पास बैठे अर्णव मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बेटा, तुम्हारे साथ खेलने के लिए तुम्हारा भाई या फिर बहन जरूर आएंगे। घर में सब लोग बहुत ही खुश होते हैं। उसी वक्त अर्णव की माँ ममता से कहती है, ममता, बड़ी बहू ने तो हमें सिर्फ पोतियाँ ही दी हैं और अब उससे तो मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है क्योंकि मेरा बेटा तो है ही नहीं। इसीलिए अब मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ कि तुम तो मुझे एक बेटा जरूर दोगी। बेटियाँ तो हमारे घर में तो पहले से ही हैं और अब मुझे पोते का मुंह देखना है ताकि मेरे मरने से पहले इस घर के वारिस को देख सकूं, ताकि मेरे बेटों का घर आगे चले और वंश बढ़े। अर्णव की माँ कहती है। अर्णव तुरंत बोल पड़ता है, माँ, ये आप कैसी बात कर रही हैं? और रही बात लड़की या फिर लड़के की, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे लिए दोनों बराबर हैं। ममता भी धीरे से कहती है, माँ जी, ये हमारे हाथ में नहीं होता, भगवान जो चाहेंगे वही होगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अर्णव कहता है, माँ, ऐसी खुशी के समय आप ये सारी बातें लेकर मत बैठिए और इतनी बड़ी खुशखबरी है तो आप कुछ मीठा बना दीजिए। अर्णव की माँ मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, मैं हलवा बनाकर लाती हूँ तुम सबके लिए। अर्णव की माँ चाहे जैसी भी हो लेकिन अपने बच्चों से बहुत ही प्यार करती थी। घर में हंसी खुशी का माहौल था। इसी तरह समय बीतता चला गया और वह दिन भी आ गया जब ममता का 8वां महीना हो चुका। ममता की सास कहती है, अब 8वां महीना लग चुका तो 8वां से की तैयारी करो, बहू का 8वां सा पूजन होगा। उसके घर वालों को भी फ़ोन करके बता देते हैं। ममता की सास ममता से मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे लगता है कि तुझे बेटा ही होगा, देखना, ये मेरे दिल की पुकार है। स्मृति को अंदर ही अंदर यह डर और दुख हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ममता का बेटा हो जाए और उसके बाद उसकी बेटियों का हक घर में कम हो जाए, क्योंकि मेरा पति भी तो नहीं है जो मेरा साथ दे सके। अगर सब कुछ मम्मी ने इनके नाम कर दिया तो फिर मेरे बच्चों का क्या होगा? कहते हैं कि जब मन में अगर डर घर कर लेता है तो किसी न किसी रूप में जरूर बाहर आता है। यही स्मृति के साथ भी हुआ। स्मृति के अंदर यह डर गहराई से बैठ गया
कि अगर ममता को बेटा हो गया तो उसकी बेटियों का तो कोई पूछेगा भी नहीं। यही सोचकर उसने अपने मन में ममता से बच्चे गिराने की योजना बनानी शुरू कर दी। उसने यह सब करते हुए बहुत ही दुख हो रहा था, लेकिन जैसे ही एक माँ अपने बच्चे के लिए जान भी दे सकती है, वैसे ही वह किसी की जान ले भी सकती है। यही कदम स्मृति की ने उठाने का निश्चय किया। अठवासे की पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी थी और सारे मेहमान आ चुके थे। माँ जी पूजा की सारी तैयारियों में लगी हुई थी। उन्होंने स्मृति से कहा, बहू मैंने तो सारा काम कर लिया है, अब बस मावे की मिठाई बनाना बाकी है, वही खिलाकर अच्छी तरह पूजा हो जाएगी। तो तुम जल्दी से मावे की मिठाई बना दो। स्मृति को अपना मौका मिल गया और वह जो बाजार से जाकर कोई पुड़िया जहर लेकर आई थी, उसने वही मावे की मिठाई में मिला दी जो ममता को खिलाई जानी थी। सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुका था। दोनों बच्चे भी बहुत ही खुश थे। ममता के घर वालों ने सबके लिए कपड़े दिए और खूब सारा सामान भी लाए। उन्होंने आंचल और कृति दोनों लड़कियों के लिए भी कपड़े दिए। आंचल तो खुशी से नाच रही थी और कह रही थी, अब तो हमारे चाची के यहाँ छोटा सा बाबू आएगा जो हमारे साथ खेलेगा। हम बहुत खुश हैं। एक एक करके सब लोग ममता की गोद भराई की रस्म करते हैं और उसे वही मावे से बनी मिठाई खिलाते हैं। स्मृति भी ममता के पास मिठाई खिलाने के लिए आ रही होती है, तभी उसकी सास कह देती है, तू रुक जा, तू विधवा है और यह सब तेरे काम के नहीं, तो यह सब तू नहीं कर सकती। स्मृति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह चुपचाप वापस अपनी जगह जाकर खड़ी हो जाती है। तभी ममता अपनी सास से कहती है, माँ जी इसमें भाभी की क्या गलती। भाभी आप आइए, आप भी आकर मुझे कुछ खिलाइए और मेरी गोद भराई में हिस्सा लीजिए। स्मृति ममता के पास आती है और उसे मिठाई खिलाती है और फिर अपनी चूड़ी में से सोने का कंगन उतारकर ममता की गोद में रखते हुए कहती है, मेरे पास इस वक्त देने के लिए बस यही है। ममता स्मृति के वे कड़े लेने से मना कर देती है और मुस्कुराकर कहती है, भाभी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप बस मुझे 1 रुपये का सिक्का भी दे दीजिए, मेरे लिए वही बहुत है। ममता की सारी रस्में पूरी तरीके से अच्छे से संपन्न हो चुकी थी। तभी ममता की सास कहती है, बेटा अब इसे काफ़ी देर हो गई होगी और थकान भी हो रही होगी, एक काम करो, इसे इसके कमरे में ले जाओ, ये वहाँ आराम कर लेगी, अब इसका यहाँ कोई काम नहीं है। स्मृति ममता को उसके कमरे में छोड़ने के लिए ले जाती है। वही ममता से कहती है कि जब वह आराम करे और फिर नीचे वापस आकर बाकी घरों का काम करने में लग जाती है। स्मृति बेसब्री से ममता के चीख सुनने का इंतजार कर रही थी। वह यह पक्का करना चाहती थी कि अब ममता का बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा। उसने अपने किए पर पछतावा तो हो रहा था, लेकिन कहते हैं ना, जब माँ की ममता की बात आती है तो वहाँ उसी और कुछ दिखाई नहीं देता। स्मृति के साथ ठीक यही हाल था। थोड़ी ही देर बाद ममता के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वह तड़पने लगती है। ममता जोर से चिल्लाते हुए अर्णव को आवाज़ देती है। अर्णव तुरंत ही ऊपर की ओर दौड़ता है, ममता के पास पहुंचता है। ममता अर्णव से कहती है, मुझे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, मुझे अस्पताल ले चलो। ममता की सास कहती है, अभी तो 8वां महीना ही चल रहा है, अभी तो दर्द का सवाल ही नहीं उठता, शायद इस कार्यक्रम में थकान हो गई होगी, इसीलिए दर्द हो रहा है। अर्णव ममता की हालत को देखकर अपनी माँ की बात नहीं मानता। वह ममता को गोद में उठा लेता है और तुरंत ही नीचे की ओर चलने लगता है। अर्णव पीछे पीछे उसकी माँ उसके साथ अस्पताल के लिए निकल जाती है। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ममता की हालत को देखकर कहती है कि उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाना होगा। डॉक्टर ऋतु अर्णव से कहती है, आप जल्दी से सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दीजिए और साइन कर दीजिए, हमें तुरंत ही ममता को ऑपरेशन करना होगा। अर्णव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह डॉक्टर से कहता है कि आप किसी तरह
मेरे बच्चे और मेरी पत्नी को बचा लीजिए। डॉक्टर कहती है, वो सिर्फ आपकी पत्नी ही नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। डोंट वरी, मैं संभाल लूँगी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आती हैं और धीमे स्वर में कहती है, आई एम सॉरी, मैं आपके बच्चे को नहीं बचा पाई। अर्नव गहराई से सांस लेकर कहता है, और ममता, वो ठीक है ना? डॉक्टर जवाब देती हैं, हाँ, उसे बस आराम की ज़रूरत है, आप उसका ध्यान रखिएगा। ममता और अर्नव दोनों ही अपने बच्चे को खोकर बेहद ही दुखी थे। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर रितु का फ़ोन ममता के पास आता है और वह कहती हैं, क्या तुम अस्पताल आ सकती हो? ममता धीरे से कहती है, ममता धीरे से कहती है, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। अर्नव चौंकता है और ठीक है, मैं आता हूँ। ममता अर्नव को बताती है, रितु ने मुझे हॉस्पिटल में बुलाया है। अर्नव फिक्र से कहता है, ठीक है, चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। दोनों डॉक्टर रितु के कैबिन में पहुँचते हैं। डॉक्टर रितु उन्हें देखकर कहती है, बैठिए। कुछ पल चुप रहकर वह गहरी सांस लेते हुए कहती है, रिपोर्ट्स देखकर मुझे भी सदमा लगा। आपके बच्चे की डेथ सर्टिफिकेट देखने के बाद मुझे शक हुआ, क्योंकि बच्चा बहुत हेल्दी था और बिना वजह ऐसे नहीं मर सकता था। कुछ दिन पहले चेकअप में सब कुछ नॉर्मल था। अर्नव और ममता की धड़कनें तेज हो जाती हैं। आगे डॉक्टर कहती हैं, इसीलिए मैंने बच्चे का सैंपल लैब में भेजा और रिपोर्ट में साफ आया है कि ममता, आपके बच्चे को गिराने की दवाई दी गई थी। दवा की मात्रा कम थी, इसी वजह से आपका बचना मुमकिन हुआ, लेकिन बच्चा नहीं बच सका। ममता के हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन हमारे घर तो सब चीज़ें घर पर ही बनती हैं, बाहर की तो कोई चीज़ आती ही नहीं। अर्नव और ममता एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन उनके मन में अब एक सवाल है, ये घर के अंदर कैसे पहुंचा? डॉक्टर ने अर्नव को देखते हुए गंभीर लहजे में कहा, जो यह सब कर सकता है वह बार बार बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। आपको पता लगाना होगा कि यह किसने किया। अगर वो मिठाई जो आपने उस दिन खाई थी घर पर अब भी पड़ी है तो तुरंत लेकर आइए। अर्नव ने तुरंत कहा, हाँ, अभी सारी मिठाई रखी हुई है, वह मिठाई जो ममता ने खाई थी। डॉक्टर बोली, तो वो सारी मिठाई लेकर आइए, मैं उनका टेस्ट करवाती हूँ। जो भी घर पर मौजूद थी तुरंत ही सारी मिठाई लेकर अस्पताल गया और टेस्ट के लिए दे दिया। 3 दिन बाद जब रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ था कि मिठाई में जो गोलियां जैसी थी उसमें दवा मिली हुई थी, यानी किसी ने जानबूझकर ममता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। वह मिठाई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं ली गई थी, इसी वजह से बच्चे को नुकसान हुआ और तुम्हारी जान बच गई। अगर तुमने थोड़ी और खा लिया होता तो शायद तुम भी नहीं बचती। ममता ने अर्नव को तुरंत ही चुप रहने का इशारा किया और उसने दृढ़ स्वर में कहा, जिसने भी यह किया है मैं उस सच का पता लगाकर रखूंगी। फिर ममता ने अपनी जेठानी की बेटियों को आवाज़ लगाई, आंचल और कृति, दोनों इधर आओ, देखो ये मिठाई रखी है, तुम खा लो। जैसे ही आंचल और कृति के हाथ मिठाई आई, स्मृति ने तुरंत ही देखा और फट से उनके हाथ से मिठाई खींच ली और गुस्से में बोली, नहीं नहीं, यह मिठाई मेरे बच्चों को मत खिलाओ। ममता और आरव, उसकी सास, तीनों ने एक साथ स्मृति को देखा। ममता ने हल्की मुस्कान के साथ बच्चों से कहा, बेटा तुम यह मिठाई ले जाओ और अपने कमरे में रख लो और पढ़ाई करो। बच्चे चुपचाप मिठाई लेकर चले गए। स्मृति कुछ कहने ही वाली थी कि ममता ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और धीरे से बोली, अभी नहीं स्मृति, समय आने पर मैं सब बता दूंगी। आंचल और कृति ऊपर चली जाती है। उनके जाते ही ममता ने गहरी सांस ली और स्मृति की ओर सीधी नजर डालते हुए बोली, भाभी, ये मिठाई अभी ताज़ा बनाई थी, लेकिन मैंने सैंपल टेस्ट करवाए थे, रिपोर्ट में पता चला कि इसमें जहर था। स्मृति का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। ममता ने आगे कहा, थोड़ा सा मैंने खुद खा लिया, इस वजह से मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा और मेरी जान बच गई।
ममता की आंखों में नमी थी, लेकिन उसकी आवाज़ में गुस्सा और दर्द दोनों थे। आप मुझे सच सच बताइए, आपने आकर ऐसा क्यों किया? मैंने तो हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन माना, हर बात हर राज सबसे पहले आपको बताया, और आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। स्मृति की आंखें झपक भी नहीं पा रही थी। कमरा जैसे एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया, लेकिन उस सन्नाटे में ममता सवाल के हथौड़े की तरह गूंज रहा था। ममता रोते हुए कहती है, मुझसे मेरे ही बच्चे को छीन लिया। आखिर रात में आपने ऐसा क्यों किया? मैंने तो आपको अपनी बड़ी बहन माना, हमेशा हर बात सबसे पहले आपको बताई, और आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। स्मृति रोते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दो ममता, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन मुझे डर था अगर तुम्हारा बेटा इस दुनिया में आ गया तो मेरी दोनों बेटियां कभी भी अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगी। सारा प्यार लाड सिर्फ बेटे के लिए, तुम्हारे बेटे को ही मिल जाएगा, मेरी बेटियों को नहीं। यही सोचकर मैंने ये कदम उठाया। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ ममता, मुझे माफ़ कर दो। सास गुस्से से कहती है, ये तो ऐसी ही है, हमने इसे इतना प्यार दिया और इसने तेरे ही बच्चे को मार डाला। ममता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर लहजे में दर्द और गुस्सा दोनों होता है। माँ, इसमें सबसे बड़ी गलती तो आपकी है। अगर आपने बार बार लड़के की चाहत ना की होती तो शायद आज मेरा बेटा जिंदा होता। स्मृति सिसकते हुए बोलती है, ममता प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जब मैंने तुम्हारे बच्चे को मार दिया और तुम्हें उस हालत में देखा, तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं उन दोनों में फ़र्क करती हूँ? मेरे लिए बड़ी बेटियाँ भगवान का आशीर्वाद हैं, उनका कोई स्थान कोई नहीं ले सकता, चाहे वो मेरा अपना ही बच्चा क्यों ना हो। लेकिन आपने जो किया वह बहुत ही गलत किया, और अब तुम्हें उसकी सज़ा तो मिलेगी ही। बाहर खड़े पुलिस वाले ने उसे आवाज़ दी और अंदर आइए और इन्हें लेकर जाइए। स्मृति रोते हुए बोलती है, मुझे माफ़ कर दो ममता, अगर मैं चली गई तो मेरे बच्चे हमेशा के लिए अनाथ हो जाएंगे। ऐसा मत करो। अगर तुम मुझसे नाराज़ हो जाओगी तो तुम दोनों हो जाओगी और वह दोनों मुझसे नफ़रत करने लगेंगी। मैं अपने बच्चों की नफ़रत सह नहीं पाऊंगी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ममता ने दृढ़ आवाज़ में कहा कि भाभी, मैं आपको माफ़ नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, आपके बच्चों को मैं कभी भी सच नहीं बताऊंगी। जब आप वापस आएंगी तो मैं उन्हें आपके पास पहुंचा दूंगी, लेकिन आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। आज से आपका और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म। ममता के शब्द सुनकर स्मृति की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और यही हकीकत है, और यही सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि अनगिनत गहरों की सच्चाई है। बेटे की चाहत में बेटियों को कोसा जाता है, उन्हें कमतर आंका जाता है। समय आ गया है कि अपनी सोच को बदलें, क्योंकि बेटियां बोझ नहीं, ताकत होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।